हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अगला टॉपिक हमारा देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो आईएमपी है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए, और ये कंपलसरी एग्जाम में आता ही है। ओके, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, IMP for 3 और 5 मार्क्स। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये जो है ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए है जिसके वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन मिलता है, और उसकी वजह से क्या क्या पॉइंट हमें मिल रहा है तो वो हम देखेंगे आज। ओके क्लियर। तो उसके लिए मैं जो कर्व है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, आपके बुक में भी दिया ही गया है। ओके, तो आपको ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, x और ये y axis. Now on x axis there are strain on x axis and stress on y axis. Okay, अब इसका जो कर्व है वो आपको बुक में दिया गया है, तो पहले हम वो ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओके, क्योंकि ग्राफ हमें डायरेक्टली ही लेना है। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा आपको दिया गया है, लाइक दिस। चलो, पॉइंट ए, यहाँ पे जो है पॉइंट ए दिया गया है। ओके, उसके बाद पॉइंट बी, चलो उसके बाद पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के बाद जो है कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफ दिया गया है, लाइक दिस। ओके, इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पे जो हाई पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट डी, एंड लास्ट पॉइंट इज पॉइंट ई। अब ये जो पॉइंट है सारे, तो इसको अलग अलग नाम दिया गया है, और क्यों नाम दिया गया है वो भी हम सीखेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो है पॉइंट ए, विच इज proportional limit. पॉइंट ए जो है विच इज proportional लिमिट। ओके, अगर आपको इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा हो तो आप बुक भी साथ में लेके बैठ सकते हो। क्लियर। पॉइंट ए इज दी प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसकी डायरेक्शन आपको दी गई है इस लाइन की, लाइक बोथ साइड। ओके, इक्वल एंड अपोजिट। Now, point B is the yield point. Point B is the yield point. चलो, point B is the yield point. Now point C. Point C से एक लाइन आपको दी गई है, like this, ऐसी। पॉइंट C से एक ऐसी लाइन दी गई है जहां पे ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के पास लिखा गया है परमानेंट सेट। अब ऐसा क्यों लिखा गया तो वो भी हम देखेंगे। सो पॉइंट ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी इज द यील्ड पॉइंट, पॉइंट सी जीरो से लेके ओ पॉइंट से लेके पॉइंट सी तक की जो है वो परमानेंट सेट है। आफ्टर पॉइंट सी, तो ये जो डिस्टेंस है आपको दिया गया, विच इज, ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है प्लास्टिक बिहेवियर। क्या है? प्लास्टिक बिहेवियर। पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी का जो डिस्टेंस है वहां पे आपको दिया गया है प्लास्टिक बिहेवियर। आफ्टर पॉइंट डी और पॉइंट ई, तो पॉइंट ई जो है वो आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। क्या? फ्रैक्चर पॉइंट दिया गया है आपको। क्लियर। तो इतने वर्ड्स आपको दी गई है इसमें। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों मिलता है, जिसमें इतने सारे पॉइंट्स भी मिलते हैं। ओके, तो ऐसा कौन सा जो भी ऑब्जेक्ट है वहां पे लिया गया, उसका हमें ग्राफ दिया गया है। मतलब वो कितना स्ट्रेच होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेच होता है, उसमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं, कहाँ तक वो प्लास्टिक बिहेवियर करता है, कहाँ पे यील्ड पॉइंट मिलता है, कहाँ पे वो फ्रैक्चर हो जाता है।
ओके, तो वो उसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ में। क्लियर? तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छे से ध्यान से देखना। सो सी द ग्राफ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट फ्रॉम पॉइंट O to point A, which is the straight line. In this graph, the straight line between point O to point A. That means what? If the stress is increase, then strain is also increase. Like this. यहाँ से इतना स्ट्रेस बढ़ा तो इसकी लाइन में यहाँ से हम लिख ले तो इतना स्ट्रेन भी बढ़ा, यहां से इतना स्ट्रेस वापस बढ़ा, यहां से इतना स्ट्रेस बढ़ा, तो यहां तक पॉइंट आ गया, तो हम देखें तो यहां से इतना मतलब इतना स्ट्रेन वापस बढ़ा, राइट? दैट मीन्स व्हाट? इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन स्ट्रेन इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम O to A distance. That means what? The stress is proportional to strain. The stress is proportional to strain. ओके, कहां तक? तो पॉइंट ए तक, बिकॉज द पॉइंट ए इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। दैट मीन्स यहां से उसकी लिमिट यहां तक वो सेम प्रोपोर्शनल के हिसाब से बढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। दैट मीन्स उसके आगे स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट? चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन देन Hooke's law is follow here. Hooke's law. What is Hooke's law? For small deformation, the stress and strain are proportional to each other. ये हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, right? So, for this line from point O to A, the Hooke's law is follow because the stress is proportional to strain. Okay? Now, after point A, हाँ, और यहाँ पे देखो तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, बराबर? प्रोपोर्शनल लिमिट, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, ओके, और ये इसकी डायरेक्शन देखो बढ़ने की भी दिख रही है और वापस आने की, दैट मीन्स वो इलास्टिक भी है, मतलब स्ट्रेचेबल, मतलब यहां से यहां तक उसको अगर स्ट्रेच मिला तो स्ट्रेन भी साथ में रहेगा ही, बट जैसे ही आप स्ट्रेस यहां से रिमूव करो तो वो वापस अपनी एज इट इज कंडीशन यानी कि पॉइंट ए के पास आ जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है कि पॉइंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो यहाँ पे है इनिशियल कंडीशन में, उसके बाद वो जैसे जैसे उसको स्ट्रेस दिया जा रहा है तो वैसे वैसे उसका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, मतलब हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। बट व्हेन यू रिमूव द स्ट्रेस ऑन पॉइंट ए देन द ऑब्जेक्ट विल कम ऑन इट्स इनिशियल पोजिशन, जो भी शेप होगा वो शेप उसको वापस मिल जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स वो यहाँ पे इलास्टिक है, राइट? तो यहां से उसका इलास्टिक बिहेवियर पॉसिबल है यहाँ पे। क्लियर? नाउ पॉइंट ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, सो आफ्टर पॉइंट ए, सी आफ्टर पॉइंट ए स्ट्रेस इज वेरी लेस बट स्ट्रेन इज इंक्रीज। स्ट्रेस इज वेरी लेस, यहां से यहां तक तो स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, लेकिन उसके कंपेयर में स्ट्रेन इज हाई। दैट मीन्स व्हाट? From A to B, in case a point between A to B, the Hooke's law is not followed because stress is not proportional to strain. Here is the stress is very low but strain is high, going to high. And object, but ये ऑब्जेक्ट को यहां से यहाँ पॉइंट ए का हमने सीख लिया, अब ऑब्जेक्ट को जो है O से लेके पॉइंट B तक हमें लाना है खींच के, स्ट्रेस देके। तो यहां से यहां तक लाओगे तो क्या होगा? यहां पे आपको दिया गया है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मीन्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मीन्स व्हाट? तो ऑब्जेक्ट जो है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, तो उसको O से लेके A तक तो वो इलास्टिक ही है, वापस अपनी कंडीशन में आ सकता है। बट O से लेके B तक देखो तो वहां पे भी इलास्टिक लिमिट है। दैट मीन्स व्हाट? तो O से लेके B तक आप लेके जाओ, उसको स्ट्रेच करो, स्ट्रेस दो, ओके, तो वहां तक वो स्ट्रेस इलास्टिक ही रहेगा, क्योंकि
यहां से आप अपना स्ट्रेस रिमूव करो ऑब्जेक्ट पे जो स्ट्रेस दिया गया है वो रिमूव करो, तो वापस अपनी एज इट इज कंडीशन में वो आ सकता है। वाई? बिकॉज पॉइंट बी इज द इलास्टिक लिमिट, तो ये पॉइंट बी तक इलास्टिक रहेगा, अपनी मेन कंडीशन में वापस आ सकेगा। बट आफ्टर पॉइंट बी, सी हियर द स्ट्रेस इज वेरी लेस, मतलब जीरो ही जैसा दिख रहा है हमें, राइट? स्ट्रेस इज नॉट इंक्रीज बट कंपेयर विथ स्ट्रेस द स्ट्रेन इज इंक्रीज, बराबर? तो यहां पे देखो पॉइंट बी टू पॉइंट सी स्ट्रेन इज इंक्रीज इन दैट पॉइंट। तो अब ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, तो ओ से लेके पॉइंट सी तक लेके जाना है। आई थिंक आपको पॉइंट बी तक समझ में आ गया होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो स्ट्रेचेबल है, मतलब इलास्टिक है कि वो वापस अपनी कंडीशन में आ सकता है, राइट? पॉइंट ए के पास उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट है, दैट मीन्स स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एट पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट ए। बट एट पॉइंट बी दी ऑब्जेक्ट हैज अ इलास्टिक लिमिट, वो इलास्टिक यहां तक ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को अब यहां से पॉइंट सी तक लेके जाओ, तो क्या होगा? अब पॉइंट सी के पास देखो तो ये लाइन आपको ड्रॉ करके यहां पे लिखा गया है परमानेंट सेट मीन्स, परमानेंट सेट मीन्स, तो हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि बी तक तो वो इलास्टिक है, जैसे ही आप उसको स्ट्रेस देके आप पॉइंट सी पे लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट सेट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? तो यहां पे देखो, इफ द ऑब्जेक्ट है वो शेप राउंड, सर्कुलर शेप है उसका, अब इसको यहां से यहां तक खींचो बी तक, तो उसका जो शेप है कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट? लाइक ऐसे हो जाएगा, ओके ऐसे हो जाएगा। तो उसको कहां तक हमें खींचना है, पॉइंट सी तक। लेकिन पॉइंट बी तक अगर वो ऐसे शेप में रहेगा यहां तक, और उसको उस पे से स्ट्रेस रिमूव करो तो वो वापस ये शेप में आ जाएगा। यहां से ये हुआ तो वापस ये यहां से ऐसा भी हो सकता है एट पॉइंट बी तक, राइट? बट आफ्टर पॉइंट बी, तो उसको ये जो ऑब्जेक्ट है उसको खींचो और पॉइंट सी तक लेके जाओ, तो ये इसका शेप ऐसा तो होगा कहां तक, पॉइंट सी तक। लेकिन सी के पास आने तक, सी के पास अगर वो आ गया ऐसे खींच के यहां से यहां तक ऐसे आ गया, फिर वो क्या हो जाता है, परमानेंट सेट हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट? तो पॉइंट सी के पास आने के बाद वो ये जो शेप मिला है उसको, उसमें से वो यहां पे नहीं आ सकता, ये शेप में नहीं आ सकता। उसके बाद उसमें डिफेक्ट आ जाएगी, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गई है इसमें, राइट? ये जो राउंड शेप है उसमें से आपको ऐसा शेप मिल गया है, ओके? तो पॉइंट सी के पास अगर वो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट सेट हो जाएगा। उसके बाद वो इलास्टिक बिहेवियर नहीं करेगा, अपने मेन शेप में वापस नहीं आ सकता। क्लियर? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट सी तक आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट ओ टू सी विच इज इलास्टिक लिमिट, बट सी के पास आ गया तो वो परमानेंट सेट हो जाएगा। उसके बाद देखो आफ्टर पॉइंट सी, तो ये जो बिहेवियर दिया गया है आपको ऑब्जेक्ट का, वहां पे आप स्ट्रेस, थोड़ा सा ही स्ट्रेस दोगे तो भी उसके पास स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाएगी। आफ्टर पॉइंट सी आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी स्ट्रेस दोगे तो उसके पास स्ट्रेन सबसे ज्यादा आएगी। तो इन दिस सिचुएशन हुक्स लॉ आर नॉट फॉलो, ओके? तो यहां पे क्या दिया गया है आपको, प्लास्टिक बिहेवियर। व्हाट इज प्लास्टिक बिहेवियर, व्हाट इज द प्लास्टिक? तो प्लास्टिक के बारे में हम सीख चुके हैं। मीन्स व्हाट? अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट राउंड शेप में है तो उस पर हम अगर स्ट्रेस देने के बाद उसका शेप मान लो कुछ ऐसा हो गया तो वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, उसमें से वो वापस ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो बिहेवियर हो गया उसका, ये स्टेडी हो जाएगा अभी ये बिहेवियर, तो वो प्लास्टिक हुआ, राइट? तो सेम हियर, यहाँ पे परमानेंट सेट हो जाने के बाद उसको जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस मिलेगा तो वो उसकी स्ट्रेन सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लास्टिक बिहेवियर करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में वो प्लास्टिक बन जाता है। दैट मीन्स व्हाट? द प्लास्टिक बन जाने के बाद भी उसका स्ट्रेस
थोड़ा सा कम कर दो, प्लास्टिक बिहेवियर होने लगे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, तो उसके बाद उसका स्ट्रेस थोड़ा कम करो तो क्या होगा, स्ट्रेस थोड़ा कम करोगे तो उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। क्या? फ्रैक्चर पॉइंट, राइट। तो फ्रैक्चर पॉइंट्स मीन्स वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो प्लास्टिक बिहेवियर के बाद उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस कम करो तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में आया कैसे ऑब्जेक्ट टूटता है, कैसे ऑब्जेक्ट खींचता है, टेंसाइल होता है, राइट। तो ये सब इसमें इस ग्राफ में हमें दिया गया है। क्लियर? अब वापस आई थिंक आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, लेकिन वापस मैं शॉर्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो अच्छे से ध्यान देना। चलो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया गया है। इन दिस ग्राफ फ्रॉम पॉइंट O to A has the straight line which is indicate that the stress is increased, then strain is also increased. That means stress is proportional to strain. So that we can say here Hooke's law are follow, right? Now point A is the proportional limit. That means what? From point O to A, the object is elastic. Object is the elastic because if object is stretched from here to here and after remove the stress, the objects are come in that initial condition. Okay, object उसकी वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। Now after point A, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस कम है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। ओके, इन दिस सिचुएशन हुक्स लॉ आर नॉट फॉलो, राइट। स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट्स हैव द इलास्टिक लिमिट्स। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स हैव द इलास्टिक लिमिट्स। दैट मीन यहां तक वो इलास्टिक रह सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को यहां तक आप स्ट्रेच करो तो वापस स्ट्रेस रिमूव करो तो वहां से वापस यहां तक आ जाएगा, राइट। आफ्टर पॉइंट बी द स्ट्रेस इज 0 बट स्ट्रेन इज इंक्रीज। स्ट्रेस इज 0 बट स्ट्रेन इज इंक्रीज, एंड when the object going at point C, then the objects are in permanent set. Objects is permanent set, and from point C they cannot be change their shape, मतलब कि वो अपने इनिशियल शेप में वापस कभी नहीं आ सकता। ओके, क्लियर। आफ्टर पॉइंट C टू पॉइंट D, उसको अगर थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेस उसको मिले, थोड़ा सा भी स्ट्रेस मिले, गिव दिस स्मॉल स्ट्रेस आफ्टर द पॉइंट C of the object, then object goes to plastic behavior. The object is going to plastic behavior. तो plastic behavior हो गया वहां तक आफ्टर पॉइंट D। यहां से आप थोड़ा प्लास्टिक हो जाने के बाद आप उसका थोड़ा सा भी स्ट्रेस कम करोगे, यहां से यहां तक इतना स्ट्रेस आप कम करोगे, एट दैट पॉइंट E द ऑब्जेक्ट विल फ्रैक्चर पॉइंट हैव, ऑब्जेक्ट विल हैव फ्रैक्चर पॉइंट, तो वो यहाँ पे टूट जाएगा। क्लियर? तो आपको ये आई थिंक ग्राफ समझ में आ गया होगा। चलो, तो इसमें जो है एक 2 पॉइंट हमें सीखने हैं फ्रॉम पॉइंट E टू पॉइंट D। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां तक प्लास्टिक बन गया है, राइट। अब प्लास्टिक बन जाने के बाद उसको थोड़ा सा भी फोर्स, यहाँ पे आपको D टू E जितना डिस्टेंस दिया गया है, जितना भी उससे कम डिस्टेंस, यानी पॉइंट D टू, अब यहाँ पे पॉइंट D है और D से यहां तक ही आप फोर्स स्ट्रेस कम करो, यानी थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको फ्रैक्चर करने के लिए आपका डिस्टेंस, मतलब आपका, एक मिनट, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसका प्लास्टिक बिहेवियर बन जाने के बाद फ्रैक्चर पॉइंट फ्रॉम पॉइंट D टू E इज अ वेरी शॉर्ट। ओके, प्लास्टिक बिहेवियर हो जाने के बाद वो फ्रैक्चर पॉइंट उसका D से E तक, E का बहुत कम हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ब्रिटल बोलते हैं। क्या? ब्रिटल।
ब्रिटल मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट कि जो प्लास्टिक बन जाने के बाद उसको फ्रैक्चर करने के लिए डिस्टेंस थोड़ा सा ही फोर्स देना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है। ओके, थोड़ा सा ही स्ट्रेस देना पड़ता है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब यहां से यहां तक ही आप स्ट्रेस कम करो फिर भी वो टूट जाता है, तो उसको ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल। ओके, बट ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक बन जाने के बाद उसको ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, मतलब कुछ ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस तक आप उसको खींच सको, टेंसाइल कर सको और वहां पे जाके वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलोगे? डक्टाइल। क्या यहां पे? डक्टाइल। क्या बोलोगे आप? डक्टाइल यहां पे हो जाता है, राइट? TILE, डक्टाइल। सो मतलब समझ में आया कि प्लास्टिक बिहेवियर हो जाने के बाद उसको थोड़ा सा ही स्ट्रेस उस पे कम करो और वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ब्रिटल बोलते हैं। और प्लास्टिक बिहेवियर हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट को फ्रैक्चर करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ज्यादा टेंसाइल करना पड़ता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को डक्टाइल बोलते हैं। क्लियर? मतलब जो पॉइंट डी टू पॉइंट ई का जो डिस्टेंस है वो अगर कम हुआ तो वो ब्रिटल हुआ, ऐसा ऑब्जेक्ट ब्रिटल होगा। और पॉइंट डी टू पॉइंट ई मतलब फ्रैक्चर पॉइंट का जो डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये दो पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो ऐसा ऑब्जेक्ट डक्टाइल कहा जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो IMP है 3 और 5 मार्क्स के लिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थियोरी लिखनी कितनी है, वो आपको थियोरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बुक में से ही लिखना है, और कितना लिखना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो थियोरी जो है उसकी शुरुआत टाइटल देने के बाद यहाँ पे आपका फिगर मतलब ग्राफ आएगा। ओके, टाइटल के बाद आपका ग्राफ, तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें सारे पॉइंट्स अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपके ग्राफ के 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 2 में से कट हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में कहां से स्टार्ट करना है आपको, तो वो मैं यहाँ पे बता रही हूं। तो एक्सप्लेनेशन में आपको आपकी बुक में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थियोरी दी गई है, उसके ही पैराग्राफ में आपको ये दिया गया है अ टिपिकल ग्राफ फॉर अ मेटल is shown in the figure 9.3। ओके, यहां से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट टाइटल दो, फिर ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ के नीचे एक्सप्लेनेशन कहां से स्टार्ट करना है, तो आपके बुक में जो थियरी दी गई है उसमें पैराग्राफ है, उसमें अ टिपिकल ग्राफ फॉर अ मेटल इज शॉन इन द फिगर 9.3। तो यहां से आपको स्टार्ट करना है और वो कहां तक आपको लिखना है, तो लास्ट लाइन में लिख रही हूं यहां पे, वो है इफ दे आर फार अपार्ट, इफ दे आर फार अपार्ट मटीरियल is said to be ductile। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कहां तक लिखना, पूरी थियोरी लिखनी है। टाइटल, ग्राफ टू एक्सप्लेनेशन में अ टिपिकल ग्राफ फॉर अ मटेरियल इज शॉन इन द फिगर 9.3। तो यहां से स्टार्ट करके आपको यहां तक लिखना है इफ दे आर फार अपार्ट मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल, यहां तक आपको लिखना है, क्योंकि ये थियोरी 3 और 5 मार्क्स में आती है, उस पर डिपेंड रहेंगे फिगर के मार्क्स। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से पढ़ाई करो, ग्राफ की प्रैक्टिस करो और समझने की ट्राई करो। कुछ ना समझ में आए तो आप टीचर का कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो प्रैक्टिस करो। थैंक यू।